गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अर्पिता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे समास। आज का हमारा टॉपिक है समास। पिछली क्लास में हमने संधि के बारे में पढ़ा था। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, उसको अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो कि आपको समझ में न आया हो तो आप कमेंट करिएगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी या फिर कोशिश करूँगी कि एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के उसको डाल दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास भी हिंदी व्याकरण का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इसको ये भी एग्ज़ाम को लेके बहुत ही ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। ये बहुत ईजी है। अगर एक बार हम अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको ईजिली हम कर सकते हैं। तो समास के बारे में हम पढ़ेंगे। समास दो शब्दों से मिलके बना है। समास दो शब्दों से मिलके बना है। सम, धन, आस। दो शब्दों से मिलकर बना है सम, धन, आस। समास दो शब्दों अथवा पदों का एक पद में मेल या जोड़ की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो शब्द या फिर पद को हम जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास जैसे कि एक शब्द के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ, जैसे दिया है रसोई घर। रसोई घर है। रसोई घर दो शब्दों से मिलकर बना है, रसोई प्लस घर। जिसको अगर हम विग्रह करते हैं समास में, अगर हम उनके शब्दों को अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसको हम विग्रह करना बोलते हैं। उसको अगर हम तोड़ेंगे तो उसे विग्रह करना बोलेंगे और संधि में उसे विच्छेद बोलते हैं। तो हिंदी में आप अधिकतर देखते होंगे कि संधि विच्छेद होता है और समास में समास विग्रह होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रसोई घर है। रसोई घर का अगर हम समास विग्रह कर रहे हैं तो रसोई के लिए घर होगा। ऐसे ही देखते हैं कि समास के यहाँ पे 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो समास के 6 भेद के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। बहुत इजी है इसको समझना। मैं आपसे गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप इस क्लास को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही जल्दी समझ में भी आ जाएगा और फिर दूसरी जगह कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं समास के भेद में अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिस समासिक पद में, समासिक पद हम बोलते हैं जो भी समास वाला पद होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया रसोई घर, तो इस रसोई घर को हम समासिक पद बोल सकते हैं। इस रसोई घर को समासिक पद बोलेंगे। तो इसके आगे जो भी हम इसके प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें अधिकतर बार यूज होगा समासिक पद। तो इसकी परिभाषा है, जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय या प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। जिस समासिक पद में जो भी हम जोड़ेंगे, समास में दो शब्दों या पदों को जोड़ेंगे, तो जब दो शब्द या पद जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है रसोई घर, रसोई घर, तो इसमें पहला हो गया रसोई, दूसरा हो गया घर, तो ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया द्वितीय पद। प्रथम पद को ही प्रधान पद भी बोलते हैं। प्रथम पद को ही प्रधान पद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रसोई घर दो शब्दों से मिलके बना है, तो पहला पद हो जाएगा रसोई, दूसरा पद हो जाएगा घर। तो इसमें दिया है अव्ययीभाव समास में जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय या प्रधान हो। प्रथम पद जैसे कि हमारा हो गया रसोई, प्रथम पद अव्यय हो या फिर प्रधान, प्रधान मतलब होता है मुख्य हो, प्रधान मतलब होता है मुख्य हो। अव्यय हम किसे कहते हैं, यहाँ मैंने नीचे मेंशन कर दिया है जिससे आपको समझने में इजी हो जाए। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक या काल से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या फिर काल, इन सभी से कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस शब्द को, उस पद को अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास में अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे की जाएगी? जो भी समास होते हैं, यहाँ पे समास के भेद होते हैं, तो उसमें मैंने कुछ पहचान के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है जिससे आपको पहचान करने में इजी हो जाएगा। कोई भी पद एग्जाम में दिया जाता है, शब्द एग्जाम में दिया जाता है और पूछता है कि ये कौन सा समास है, तो आप एक बार में झटके से पहचान सको।
तो इसके पहचान में मैंने लिखा है, इसका प्रथम पद उपसर्ग होता है। जो भी अव्ययी भाव समास के पद शब्द होते हैं उसके पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है। जैसे कि सपोज मैं बोल रही हूँ यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो शक्ति इसका तो शब्द हो गया और यथा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो जिस शब्द में भी आगे उपसर्ग लगा हुआ आएगा तो आप समझ जाना कि वो अव्ययी भाव समास है। जिस शब्द में आगे उपसर्ग लगा हुआ आएगा या फिर अव्यय पद आएंगे तो आप समझ जाना कि वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, इसका प्रथम पद उपसर्ग होता है, ये मैंने बता दिया। जैसे इसमें होते हैं यथा, प्रति, आ, भर, अति, उप, वि, हर, अभि, बा, ये सभी क्या हैं? उपसर्ग हैं। ये सभी उपसर्ग हैं और शब्द में हम इन सभी को आगे जोड़ेंगे तो हमारा अव्ययी भाव समास बनेगा। तो जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है यथा, सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने लिया है यथा, तो यथा से मैंने शब्द बनाया है यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र। ऐसे ही दिया है, सेकंड है प्रति, तो प्रति से बन जाएगा प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यागत। उसके बाद से हमारा आ, तो आज जो जीवन में जुड़ेगा आ तो हो जाएगा आजीवन, मरण में जुड़ेगा तो आमरण, जन्म में जुड़ेगा तो आजन्म। तो ये सभी जो भी अव्यय पद हैं या फिर उपसर्ग हैं, ये जिस भी शब्द में जुड़े होंगे तो आप समझ जाना कि वो है अव्ययी भाव समास। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। जब एक ही शब्द, इसी में अव्ययी भाव समास में होता है, जब एक ही शब्द दो बार योजक चिन्ह से जुड़े हों वहाँ अव्ययी भाव समास होते हैं। जब एक शब्द योजक चिन्ह के साथ जुड़ के आए तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हो गया दिन दिन, यहाँ पे दिन दिन में क्या लगा है? यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है। क्षण क्षण, ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रात रात, ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। हम कहते हैं पल पल, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो इस तरीके से अव्ययी भाव समास, इसको एक बार हम अच्छे से आप पढ़ लोगे तो इसको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और बहुत इजीली आप समझ सकते हो। एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। जिस समासिक पद में अगर प्रथम पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। इनके अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक या काल से कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। अव्ययी भाव समास को पहचान करने के लिए इसमें यहाँ पे मैंने हिंट लिखा है, इसका प्रथम पद उपसर्ग होता है। जैसे यथा, प्रति, आ, भर, अति, उप, वि, हर, अभि, ये सभी पदों के आगे इसमें से लगे होते हैं। जैसे हो गया यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, आजीवन, आमरण। ऐसे ही हो जाएगा प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यागत। ऐसे ही भर से हो जाएगा भरपेट, भरपूर, भरसक। और इसमें एक ये भी पहचानने की ज़रूरत होती है कि इसमें जो भी एक जैसे शब्द दो बार आते हैं जो कि योजक चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के बाद अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास में हमने देखा कि उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अब आगे है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद या फिर उत्तर पद प्रधान होता है। आप सभी को पता है कि समास दो शब्दों से या फिर दो पदों से मिल के बनते हैं और इसका जो पहला पद होता है प्रथम पद कहलाता है, दूसरा पद होता है वो द्वितीय पद या फिर उत्तर पद कहलाता है। तो इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्वितीय पद प्रधान होता है या फिर उत्तर पद प्रधान होता है। व्याकरण के बहुत बड़े एक व्याकरणविद हैं कामता प्रसाद गुरु जी, उन्होंने तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास और द्विगु समास को माना है, लेकिन हिंदी में इसको अलग से माना गया है। इसलिए संस्कृत में 4 समास होते हैं और हिंदी में 6 समास होते हैं। तो समास तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और अगर जो भी तत्पुरुष समास होते हैं उसके शब्दों को अगर हम उसको विभेदित करते हैं, विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह के बारे में आपने पढ़ा होगा। कारक चिन्ह 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करट से, इसको आपने पढ़ा होगा। तो इसमें उसके 6 लिए गए हैं। 6 में देखते हैं कौन कौन सा लिया गया है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक,
फिर से संप्रदान के बाद है हमारा अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक और इसके बाद से है अधिकरण कारक। तो इसके जो कारक चिन्ह होते हैं उसको अगर विभेदित कर दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म में क्या आता है, को कारक आता है। तो अगर कोई ऐसा शब्द आता है जिसका विग्रह करने पे आपको को मिलता है तो वो हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। जो भी ये कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, तो इन सभी में तत्पुरुष समास जोड़ दिया गया है। तो कर्म कारक कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो भी विभक्ति चिन्ह आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देंगे। तो इसमें हम देखते हैं इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं। जैसे मैंने कुछ शब्द लिखा है, जैसे गगनचुंबी है, चिड़ी मार है, तुलसीकृत है, शिवार्पण है। तो गगनचुंबी, इसका अगर मैं विग्रह करती हूँ तो होता है गगन को छूने वाला, गगन को छूने वाला। तो अब आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे को आया है, को जो कारक है, को कारक अब किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, किस में आता है, कर्म में आता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। वैसे तो यह है तत्पुरुष समास, छोटे मोटे एग्जाम में अगर पूछता है तो केवल तत्पुरुष समास पूछ देगा, लेकिन कभी अगर डीप जाता है तो उसमें पूछ देगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है ये कौन सा तत्पुरुष समास है। तो वहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि कर्म तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद से है चिड़ी मार। चिड़ी मार का अगर हम विग्रह करते हैं तो होता है चिड़िया को, चिड़ियों को मारने वाला। यहाँ भी को तत्पुरुष को आया है, को कारक आया है, तो को हमारा कर्म में ही आता है तो कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा। फिर से है यहाँ पे तुलसीकृत। तुलसीकृत का विग्रह करते हैं तो हो जाता है तुलसी द्वारा कृत। क्या हो जाएगा, तुलसी द्वारा कृत। यहाँ पे द्वारा कारक आया है। इसके बाद से है शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। क्या हो गया, शिव के लिए अर्पण। तो यहाँ पे के लिए, यहाँ पे कारक चिन्ह आया है। तो जिस भी शब्द का अगर हम विग्रह करते हैं और उसमें कारक चिन्ह दिखाई देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद से अगला है तत्पुरुष समास, ये हम समझ गए हैं। उसके बाद से अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इसमें भी दिया है जिस समासिक पद में विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान का भेद प्रकट होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जिस भी समासिक शब्द में आपको विशेषण विशेष्य दिखाई दे या फिर उपमेय उपमान दिखाई दे तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा और एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप इजीली पहचान जाओगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तत्पुरुष समास में और कर्मधारय समास में कि कौन सा इसमें तत्पुरुष समास होगा, कौन सा कर्मधारय समास होगा। लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो सही आंसर। तो इसमें देखते हैं इसमें दिया है जिस समासिक पद में विशेषण विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है महापुरुष। तो महापुरुष, इसमें जो महा है क्या बता रही है, विशेषता बता रही है। क्या बता रही है, विशेषता बता रही है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। ऐसे ही दिया है महाकाव्य, ऐसे ही दिया है महात्मा, ऐसे ही दिया कुपुत्र। कुपुत्र दिया है तो क्या हो जाएगा, पुत्र कैसा है, कु है, मतलब खराब है। कु मतलब होता है खराब। तो यहाँ पे पुत्र की विशेषता बताई जा रही है, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। काव्य कैसा है, महान है, तो काव्य की विशेषता बताई जा रही है। तो जिस भी शब्द में विशेषता बताई जाएगी वो शब्द हमारा कर्मधारय समास होगा। इसमें ही आगे मैंने अभी देखा है, अभी हमने पढ़ा है कि जिस समासिक पद में विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान का भेद प्रकट हो। किसका भेद प्रकट हो, उपमेय और उपमान का। उपमेय और उपमान आपने अलंकार में पढ़ा होगा। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के अंतर्गत ही आपने उपमा अलंकार पढ़ा है। उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है उपमेय और उपमान। इसका अर्थ क्या होता है मैं बताती हूँ। कोई भी शब्द जिसकी दूसरी सब चीज़ों से तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमेय और उपमान प्रकट होता है। उपमेय और उपमान देखिए, उपमेय और उपमान, उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाती है। जिस चीज़ की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं और जिस
चीज़ से तुलना की जाती है, जो जिस दूसरे शब्द से तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे दिया है चंद्रमुख, क्या दिया है? चंद्रमुख। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्र से। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो ये जो हमारा चंद्रमुख शब्द है ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो कहीं भी ऐसा शब्द आता है जिसमें उपमेय उपमान प्रकट हो और विशेष्य विशेषता प्रकट हो तो वो हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। ऐसे ही दिया है चरण कमल। चरण कमल, कमल कैसा है? चरण कैसा है? कमल के समान है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। अब आगे दिया है, आगे है मृग नयन। नयन कैसा है? मृग के समान। मृग का जो नयन होता है उसे बहुत ही सुंदर माना जाता है। तो अगर हमें किसी की आंखों की प्रशंसा करनी होती है तो हम कहते हैं कि तुम्हारे नयन मृग के समान है, कि मतलब बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे हो गया मृग नयन। नयन कैसा है? मृग के समान। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तत्पुरुष समास में और कर्मधारय समास में। तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है और उपमेय और उपमान दिखता है, उस शब्द में कर्मधारय समास होता है। और तत्पुरुष समास को अगर आप विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अगला हमारा है द्विगु समास। और कभी कभी ये पूछ देता है जैसे कि चंद्रमुख है, वैसे तो समास के अंतर्गत नहीं पूछता है, लेकिन सपोज ये पूछा है कि चंद्रमुख है तो इसमें आपको बताना है कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। तो अभी मैंने बताया उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिस चीज़ की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय बोलते हैं। तो यहाँ पे मुख की तुलना की जाती है तो मुख हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। और चंद्र क्या हो जाएगा? उपमान। चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो ये उपमान हो जाएगा और मुख की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय हो जाएगा। ऐसे ही दिया है चरण कमल। तो चरण क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा और कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। कमल से तुलना की जा रही है। ऐसे मृग नयन, तो नयन क्या हो जाएगा? उपमेय और मृग क्या हो जाएगा? उपमान। ये क्लियर हो गया। अब अगला हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे इजी है, समास का सबसे इजी है द्विगु समास। इसमें इसको एक लाइन में मैं आपको बताती हूँ। जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, जिस भी शब्द का प्रथम पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ त्रिभुवन, तो इसमें सबसे पहले क्या आया है? त्रि मतलब होता है 3। जैसे इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे दिया गया है पंचामृत, जैसे दिया है त्रिफला, जैसे दिया है नवरत्न। तो पंचामृत में ये जो पंच है ये क्या हो गया हमारा? द्विगु समास संख्यावाची है। त्रिफला में त्रि हो गया संख्यावाची, नवरत्न में नव हो गया संख्यावाची, नवग्रह में नव हो गया संख्यावाची। ऐसे दिया है अष्टधातु, अष्टधातु में अष्ट हो गया हमारा संख्यावाची। अब हो गया ये त्रिभुवन, त्रिभुवन में हो गया त्रि हो गया हमारा संख्यावाची। तो द्विगु समास सबसे ईजी होता है। इसमें जो भी पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है और उसको हम पहचान जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसे संख्यावाची होते हैं जो कि बहुब्रीहि समास होते हैं। तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास वो क्यों होता है? जहाँ पे कोई भी शब्द होता है पहला और दूसरा मिला के उसका कोई अलग मतलब निकलता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए द्विगु समास हम देखें। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे पंचामृत, त्रिफला, नवरत्न, नवग्रह, अष्टधातु या फिर त्रिभुवन। उसके बाद से अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दिया है जिस समासिक पद में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान हो। बहुब्रीहि समास में पहला पद भी प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद, कोई अलग पद होता है, कोई अन्य शब्द होता है वो प्रधान होता है, वो उसका मतलब होता है। तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। हमने देखा अव्ययी भाव समास में, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में देखेंगे विशेषण विशेष्य होता है या फिर उपमेय उपमान होता है। उसके बाद से हमने द्विगु समास में देखा है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। आगे हमारा दिया है बहु
बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत दिया है कि इसका पहला पद भी प्रधान नहीं होगा, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा ही पद प्रधान निकलेगा। जैसे कि दिया है दशानन, क्या दिया है? दशानन। तो 10 मतलब क्या हो जाएगा? 10, और आनन मतलब होता है मुख, 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला हम किसे बोलते हैं? रावण को। तो यहाँ पे कोई और ही शब्द प्रधान हो रहा है, जैसे कि रावण। तो दशानन में 10 हो गया पहला पद और आनन हो गया दूसरा पद। तो ना ही 10 प्रधान पद है और ना ही आनन प्रधान है, इसका प्रधान पद हो जाएगा रावण। दशानन का मतलब हम किसे बोलते हैं? रावण को। ऐसे ही हमारा हो गया लंबोदर। लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट लंबा है वो कौन होता है? अर्थात श्री गणेश। तो हम लंबोदर किसे बोलते हैं? श्री गणेश को। तो यहाँ पे तीसरा पद ही निकल रहा है प्रधान। ऐसे ही हो गया वीणा पाड़ी। तो वीणा पाड़ी हम माँ सरस्वती को बोलते हैं, तो यहाँ पे भी तीसरा पद प्रधान हो रहा है। ऐसे ही हो गया त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। इसमें मैंने नोट करके एक चीज़ लिखा है, पौराणिक चीज़ों के नाम तथा देवी देवताओं के नाम सभी बहुब्रीहि समास होते हैं। जितनी भी पौराणिक चीज़ें होती हैं या फिर देवी देवताओं के नाम होते हैं वो सभी बहुब्रीहि समास में होते हैं।